नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज सेट नंबर 13 का डिस्कशन करेंगे, तो चलते हैं बिना समय गवाए सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है मानव सदृश लघुत्तम कपि। तो बात करेंगे कपि का। तो कपि दो प्रकार का आप लोगों को पहले भी बताया है, एक छोटा कपि और एक बड़ा कपि। छोटा कपि को लघु कपि, लघु का मतलब भी छोटा होता है, बड़ा को महान कपि भी बोलते हैं हम लोग, महान कपि। तो आप लोगों को बताए थे महान कपि 4-5 को बताए थे, चिंपैंजी महान कपि, ओरंगुटान महान कपि, गोरिल्ला महान कपि और एक मनुष्य। यानी ये 4 याद रखना है महान कपि में। महान कपि में कौन कौन सा? तो गोरिल्ला हो गया, मनुष्य हो गया, चिंपैंजी हो गया, ओरंगुटान हो गया। यदि बात करेंगे लघु कपि का, तो एक गिबन होता है, दूसरा सियामंग होता है, सियामंग, तीसरा बगैरा होता है, बो गोमे का रो, बगैरा। यानी 3 रखना है। हम छोटा कपि का नाम 3 को याद रखना है, कौन कौन सा? तो गिबन, सियामंग और बगैरा। सियामंग और बगैरा तो नहीं पूछता है, लेकिन गिबन बहुत ही फेमस है, ये बार बार पूछता है। हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है ये गिबन और गोरिल्ला में कि ये कैसे याद रखेंगे। तो कोई एक याद रखिए, या तो महान कपि का नाम याद रखिए या लघु कपि का नाम याद रखिए, उससे क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो महान कपि कौन कौन सा हो गया? गोरिल्ला हो गया, ओरंगुटान हो गया, चिंपैंजी हो गया और एक कौन सा हो गया? मनुष्य हो गया। यानी हम भी महान कपि में आते हैं, हम लोग भी। और गिबन, सियामंग और बगैरा कौन सा हो गया? लघु कपि हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? समझेंगे जैव उर्वरक पहले होता क्या है। तो जैव उर्वरक की बात करेंगे तो जैव उर्वरक को हम लोग जैविक खाद भी बोलते हैं या जैविक उर्वरक भी बोलते हैं। जैव उर्वरक को जीवाणु खाद या जीवाणु उर्वरक भी बोलते हैं। जीवाणु खाद या जीवाणु, क्योंकि उर्वरक तो खाद ही होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? जैव उर्वरक को जैविक खाद या जैविक उर्वरक या जीवाणु खाद भी बोलते हैं। ये तो इसका अन्य नाम हो गया। जैव उर्वरक बोलते हैं किसको है? तो जैव उर्वरक क्या होता है? जीवाणुओं से युक्त एक खाद होता है। यानी छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? जो सड़ने करने वाली चीज़ होती है उसको क्या करता है? सड़ा गला देता है, और वो क्या होता है? खाद का रूप में क्या होता है? बन जाता है। वो क्या करता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को क्या करता है? उपलब्ध करवाता है। या जो फॉस्फेट वगैरह जो घुला हुआ होता है मिट्टी में, उसको क्या करता है? फॉस्फोरस उपलब्ध करवाता है ये पौधे को। तो इस प्रकार जैव उर्वरक का ये हमारा कार्य हो गया। यानी कि इसका कार्य फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को फसलों को उपलब्ध करवाता है। यानी वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर क्या करता है? नाइट्रेट में बदलता है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को, वो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट, यानी N2 के रूप में ना करके NO3 के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी और पता है हम लोगों को कि नाइट्रोजन यदि नहीं रहेगा तो पौधे का समुचित विकास नहीं हो पाएगा, और क्या होगा? उसका पत्ती भी पीली पड़ जाएगी, और जब पत्ती पीली पड़ जाएगी तो इस प्रकार उसका क्या होगा? भोजन भी नहीं बन पाएगा। तो ये नाइट्रोजन क्या है? बहुत ही आवश्यक है किसी भी पौधे के लिए। ये जैव उर्वरक की बात हो गया। और दूसरा जैव उर्वरक का और क्या काम है? तो अघुलनशील जो हमारा फॉस्फेट होता है जल में, उसको क्या करता है? घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध करवाता है। कौन? तो हमारा जैव उर्वरक। ये इसका 2 मुख्य कार्य हो गया। और हम लोगों को पता भी है कि ये जितने सारे जो खाद है हमारा जैव उर्वरक है, ये रासायनिक खाद है। इसका यूज क्यों करते हैं? इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि पौधों को क्या चाहिए? बृहद पोषक तत्व और लघु सूक्ष्म पोषक तत्व उसे चाहिए। बृहद पोषक तत्व की बात करेंगे तो नाम प्रदीप कुमार, CAMGS। और छोटा की बात करेंगे तो बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन और मैग्नीज, आयरन और मोलिब्डेनम और जिंक, Zn। यानी इन्हीं सब चीज़ों के लिए पौधे को उपलब्ध कराने के लिए, फसलों को उपलब्ध कराने के लिए हम लोग या तो रासायनिक खाद या जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। तो रासायनिक खाद से क्या होता है? कुछ ट्रेस अमाउंट में कम मात्रा में फसलों के साथ चला जाता है, जो हम लोगों को भी क्या होता है? एक बहुत ही लंबी समय के बाद उसका प्रभाव दिखता है। लेकिन जैविक खाद से ऐसा नहीं होता है। तो वैज्ञानिक सोचते हैं कि चलो जो रासायनिक खाद का जो यूज करते हैं उसको बनाने के लिए मटेरियल की भी आवश्यकता होती है, तो उससे बेहतर है कि जैव खाद बनाया जाए, जैविक खाद बनाया जाए, जीवाणु खाद बनाया जाए। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? कुछ वैसे जीवाणु का पहचान किया धरती पे कि वैसे कुछ जीवाणु पाए जाते हैं धरती पे, जिससे जैविक उर्वरक बनाया जा सकता है, जीवाणु उर्वरक या जीवाणु खाद बनाया जा सकता है, जिसका स्थान यानी रासायनिक खाद का स्थान ये ले सकता है। और ये क्या होता है? और हानिकारक भी कम होता है, और फसल का उत्पादन भी क्या होता है? उतना ही होता है जितना हम लोग रासायनिक खाद यूज करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जैविक उर्वरक का ये फंक्शन हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे जैव उर्वरक, कुछ ऐसे जैव उर्वरक का नाम पढ़ेंगे जो क्या करता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है। और कुछ ऐसे फसलों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम पढ़ेंगे जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करते हैं। तो 2 चीज़, एक तो हम लोग जैव उर्वरक के बारे में पहले जानेंगे कि वैसे जैव उर्वरक का नाम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी जैव उर्वरक। एक पढ़ेंगे फसलों में पाए वाले जो वैसे जीवाणु जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का एकमात्र उद्देश्य है कि उसे बृहद पोषक तत्व की प्राप्ति फसल को होगी, और अच्छे फसल भी होंगे और अच्छे फसल का उत्पादन भी होंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, यानी जैव उर्वरक का एग्जाम्पल। तो पहला याद रखेंगे हम लोग 5-6। एक तो बहुत फेमस है राइजोबियम, और दूसरा फेमस है साइनोबैक्टीरिया, जिसको नीलहरित शैवाल बोलते हैं, नीलहरित शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तीसरा की बात करेंगे तो एजोला,
ये सब आपको हम खाद का नाम बता रहे हैं। कौन कैसा खाद? तो जीवाणु के द्वारा बनाए गए खाद, सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए गए खाद, यानी जैविक खाद है ये रासायनिक खाद नहीं है, ये यूरिया की तरह नहीं है, फॉस्फेट की तरह नहीं है। ये हमारा कैसा खाद है? तो जीवाणुओं के द्वारा बनाया गया खाद है, अर्थात जैविक खाद है, जीवाणु खाद है या जैव उर्वरक है, एक प्रकार का ये उर्वरक है। तो कौन कौन सा? एजोला, राइजोबियम और नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल को और क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और फोटो ऑक्सीबैक्टीरिया, ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया भी इसे बोलते हैं। ये 3 हो गया। और 4 याद रखना है, कौन कौन सा? तो एजेटोबैक्टर, एसेटोबैक्टर, वो है एजेटोबैक्टर, ये एसेटोबैक्टर। उसके बाद तीसरा एजोस्पिरिलम, इस प्रकार याद रखना है हम लोगों को। 6 ठो याद रखना है। ए से तो 3 को नाम है, एजेटोबैक्टर, एसेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और एजोला। 2 याद रखना है, राइजोबियम तो सबसे बहुत फेमस है, जो कि सभी लोगों को याद होगा, और एक साइनोबैक्टीरिया, ये नीलहरित शैवाल। ये सब के सब क्या है? जैविक उर्वरक के उदाहरण है। जैविक उर्वरक के क्या है? उदाहरण है। कभी कभी एग्जाम में नॉस्टॉक भी दे देता है, नॉस्टॉक भी दे देगा, इसे भी लिख लीजिएगा। ये सब जैविक उर्वरक के उदाहरण है। इतना आप साथ लिख लेंगे तो एग्जाम में इससे बाहर ना अभी तक कभी आया है, नहीं तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे काफ़ी जैव उर्वरक हैं और ये ही फेमस है। तो कौन कौन सा हो गया? पहला हमारा एक तो हो गया राइजोबियम, दूसरा हमारा क्या हो गया? साइनोबैक्टीरिया, तीसरा की यदि बात करेंगे तो एजेला, चौथा की यदि बात करेंगे तो ऐसे एजेटोबैक्टर, 5वां की बात करेंगे एसेटोबैक्टर, 6ठा की बात करेंगे एजोस्पिरिलम, 7वां की यदि बात करेंगे तो नॉस्टॉक। तो इतना लिख लीजिएगा, ये जैव उर्वरक। वैसे जैव उर्वरक जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी नहीं करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रमुख ये क्या है? जैव उर्वरक है, जैविक खाद है। अब पढ़ते हैं हम लोग वैसे फसल जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं चना मटर का जो पौधा होता है उसके जड़ में क्या होते हैं? राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। तो अब जो पढ़ेंगे कुछ फसल का नाम जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन सा फसल है? तो पहला देखेंगे हम लोग जो फेमस है मटर, या बोलेंगे फलियां, माने कोई भी दलहनी फसल हो तो उसमें जो जीवाणु पाया जाता है वो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम, ये सिर्फ राइजोबियम हम लोग बोलते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनस बोलते हैं इसको, लेग्यूमिनस बोलते हैं। यानी कि दलहनी में जैसे मटर आ जाएगा, आपका चना आ जाएगा, ये सब जो भी दलहनी फसल होगी उसमें मूंग आ जाएगा, उसमें जो पाया जाएगा उसके जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनस जीवाणु पाया जाएगा। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रेट में बदलेगा और फसल को उपलब्ध करवाएगा। ये हो गया मटर या फलियां। अब दूसरा देखते हैं सोयाबीन फसल है, इसमें जो जीवाणु पाया जाता है वो राइजोबियम राइजोबियम जैपोनिकम लिख लीजिएगा। ये सब जीवाणु का नाम पूछता है, राइजोबियम जैपोनिकम। ये हो गया सोयाबीन। एक आता है 3 पत्तिया घास, इसके भी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। तरह से राइजोबियम समझ जाइएगा। और राइजोबियम ट्राइफोली, 3 का मतलब, इधर ट्राई का मतलब भी 3, यहाँ 3 पत्तियां है तो नाम से ही पकड़ा जाएगा, ट्राइफोली। राइजोबियम ट्राइफोली जीवाणु किस में पाया जाएगा? 3 पत्तियां घास में। ये हो गया आपका। एक जो होता है बहुत ही फेमस एजोला खाद, जो अभी बता ही रहे थे। एजोला में जो पाया जाता है जीवाणु वो है एनाबीना एजोली। एनाबीना क्या है? एजोली। एनाबीना एजोली ये एक जीवाणु है, किसमें पाया जाता है? एजोला जैविक उर्वरक में पाया जाता है। और ये एनाबीना जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके क्या करता है? नाइट्रेट में बदलता है। ये हो गया। एक याद रखना आपको, लूसर्न एक पौधा, ये फसल है। इसमें क्या होता है? इसमें जो जीवाणु पाया जाता है वो राइजोबियम मेरी रोटी से याद रखिएगा। लूसर्न में मेरी रोटी जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम याद नहीं भी रखेंगे तो ये सब में कॉमन है, मेली रोटी सबका याद रखिएगा। तो ये सबका नहीं, एक का। एक याद रखना है गुनेरा मैक्रोफाइला एक फसल का नाम है। ये सब लिख लीजिएगा एक जगह। इसमें जो जीवाणु पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला, नॉस्टॉक पाया जाता है, नॉस्टॉक मस्कोरम।
नॉस्टॉक मस्कोरम। तो ये बता दिए कुछ फसल का नाम जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा, तो मटर और दलहनी फसल में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम लेग्यूमिनस पाया जाता है। यदि सोयाबीन की बात करेंगे कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम जैपोनिकम पाया जाता है। तीन पत्तिया घास में राइजोबियम ट्राइफोली पाया जाता है। लूसन की बात करेंगे तो राइजोबियम मेलिलोथी पाया जाता है। यदि गुनेरा की बात करेंगे तो नॉस्टॉक पाया जाता है। यदि एजोला की बात करेंगे तो एनाबिना एजोली पाया जाता है। तो ये सब पूछता है एग्जाम में कि बताइए ट्राइफोली जीवाणु जो पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए किस फसल में पाया जाता है, तो बोलेंगे तीन पत्तिया घास में पाया जाता है। किसमें, तीन पत्तिया घास में। पूछेगा एनाबिना जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है किस फसल में पाया जाता है, तो बोलेंगे एजोला में पाया जाता है। एजोला का दूसरा नाम जलीय फर्न भी आता है या जलीय पौधा भी बोलते हैं। एग्जाम में आता है जलीय फर्न किसको कहते हैं, एजोला को। या पूछेगा जलीय फर्न में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाया जाता है, तो बोलेंगे एनाबिना एजोली, एनाबिना एजोली। मटर या फलियां में कौन सा, राइजोबियम लेग्यूमिनस। आपका लूसन में कौन सा, तो लूसन में बोलेंगे मेलिलोथी राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तीन पत्तिया में ट्राइफोली, एजोली में एनाबिना, कुनेरा मैक्रोफाइला में नॉस्टॉक। तो ये सारे याद करने वाले हैं, इतना आप याद कर लीजिएगा। तो आज आप लोगों को मैंने क्या बताया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले वैसे फसल जिसमें जीवाणु पाए जाते हैं, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले। दूसरा बताए कुछ ऐसे जैव उर्वरक जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो ये उर्वरक एजोला क्या एक प्रकार का उर्वरक ही हो गया। ये वायुमंडल से ये क्या करता है, इसके अंदर एक जीवाणु पाया जाता है एनाबिना एजोली जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रेट में बदलता है। उसी प्रकार राइजोबियम, ये सब तो बता दिए, जैविक उर्वरक बता दिए, और कुछ फसल का नाम जिसमें क्या होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, और दो और बच जाता है जो आप लोगों को बताएंगे। फॉस्फेट घुलाने वाले, एक ये जैविक उर्वरक को 3-4 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक या जीवाणु, दूसरा जो आता है हमारा वो आता है फॉस्फेट को घुलाने वाले हमारे जैविक उर्वरक। तीसरा जो आता है वो कंपोस्टिंग खाद को एक्सेलरेट करने वाले, यानी जल्दी कम समय में कंपोस्टिंग खाद को क्या करे, जल्दी बना दे। तो ये 3-4 कैटेगरी में बांटा गया था। आज आप लोगों को बता दिए हैं वैसे जैव उर्वरक जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और वैसे फसल जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ। निम्न में कौन सा जैव उर्वरक के रूप में, जैव उर्वरक के पूछ रहा है ना कि फसल में जीवाणु पूछ रहा है। तो राइजोबियम भी हमारा क्या है, जीवाणु ही है। और एक प्रकार का जीवाणु एक प्रकार का राइजोबियम आपका पाया जाता है। सोयाबीन में भी राइजोबियम जैपोनिकम बोलते हैं। तीन पत्तिया घास में भी राइजोबियम ट्राइफोली होता है। फिर लूसन में भी राइजोबियम मेलिलोथी होता है। फिर मटर या फलियां में राइजोबियम लेग्यूमिनस। राइजोबियम एक प्रकार का क्या है, उर्वरक है, और ये राइजोबियम में पाया जाने वाला ये जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। फिर नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया एक उर्वरक है। और एजोला जिसको जलीय फर्न बोलते हैं, याद कर लीजिएगा इसको, जलीय फर्न या जलीय पौधा बोलते हैं, जलीय फर्न या जलीय पौधा। ये एजोला और नील हरित शैवाल ये बड़ा ही फेमस है। एजोला और नील हरित शैवाल एक दूसरे का सहजीवी का कार्य करता है। बोलेंगे कैसे, तो एजोला में जो एनाबिना एजोली जीवाणु पाया जाता है वो क्या करता है, नील हरित शैवाल को जगह देता है। और ये नील हरित शैवाल क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है। और नील हरित शैवाल क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस का भी कार्य करता है, जिससे ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है और अन्य जीवों के लिए सहायक होता है। तो याद रखिएगा एजोला और नील हरित शैवाल एक दूसरे का सहजीवी है या जलीय फर्न बोलते हैं एजोला को। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 6-7 गो जैविक उर्वरक का नाम याद रखना है। कौन कौन सा, राइजोबियम, 4 गो तो ये सही नाम है, एजोला, एजेटोबैक्टर, एसेटोबैक्टर। उसके बाद एक है आपका एजोस्पिरिलम, और एक नॉस्टॉक याद रखना है, और एक हमारा नील हरित शैवाल हो ही गया। तो 6-7 को जैविक उर्वरक का नाम याद रखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। शायद क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में किसमें पिताशय नहीं होता है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोला जाता है कि जो कशेरुक जंतु होता है, कशेरुक जंतु कहने का मतलब रीढ़ वाले जंतु, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, जैसे हम लोग हैं रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, जानवर हो गया रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, मछलियाँ हो गया रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जिसमें रीढ़ की तो हड्डी पाई जाती है, और कहा जाता है कि जिसमें कि रीढ़ की हड्डी पाया जाता है उसमें सब में पिताशय पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी तो पाया जाता है लेकिन उसमें पिताशय नहीं पाया जाता है। तो एग्जाम में वही पूछता है जो अपवाद है। तो एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में किसमें पिताशय नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं अच्छा ऊँट है, चूहा है, तो ये सब में तो रीढ़ की हड्डी है, ये तो पिताशय इसमें तो होगा ही। तो नहीं, कुछ क्या है, अपवाद हैं। तो उसी अपवाद को याद रखना है। वैसे रीढ़ हड्डी वाले जीव या कशेरुक जीव, कशेरुक का मतलब ही होता है रीढ़, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कशेरुक जीव जंतु बोलते हैं। तो कुछ वैसे कशेरुक जीव जंतु जिसमें रीढ़ की तो हड्डी पाई जाती है और उसमें पिताशय पाया जाना चाहिए लेकिन पिताशय नहीं पाया जाता, वो कौन कौन सा है, याद रखिएगा। एक ऊँट है, एक चूहा है, और एक और याद रखिएगा एक घोड़ा है। तो ये सब अपवाद वाला क्वेश्चन एकदम रट जाना है कि वैसा जीव जंतु जिसमें रीढ़ की तो हड्डी पाई जाती है, और जब पाई जाती है तो उसमें पिताशय पाया जाना चाहिए था लेकिन पाया नहीं जाता है, जैसे ऊँट, चूहा, घोड़ा। वैसे ही जैसे स्तनधारी जीव बच्चा देना चाहिए लेकिन बच्चा नहीं देके कुछ स्तनधारी जीव अंडा देते हैं, जैसे डकबिल, प्लेटिपस और एकिडना। तो वैसे जीव जो जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है और उसमें पिताशय पाया जाना चाहिए था लेकिन पिताशय नहीं पाया जाता है, उसकी अनुपस्थिति होता है, तो वो कौन कौन से जानवर हैं, तो ऊँट, चूहा और घोड़ा याद कर लीजिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊँट और चूहा दोनों। एक और याद रख लीजिएगा, घोड़ा भी पूछ रहा है निम्न किसमें पिताशय नहीं होता है, तो ऊँट, चूहा और घोड़ा में। 3 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट तो इनपुट डिवाइस याद रखेंगे। तो आउटपुट डिवाइस में कौन कौन आता है, तो आउटपुट की यदि बात करेंगे तो मॉनिटर, उसके बाद आता है प्रिंटर, प्रिंटर के बाद प्लॉटर, प्लॉटर के बाद एक ईयरफोन भी हम लोग बोल सकते हैं, ईयरफोन भी हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ईयरफोन, ये सब क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। यदि हम लोग इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो ये हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद हमारा क्या, माउस, माउस के बाद जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, उसके बाद स्कैनर, स्कैनर के बाद हमारा क्या, लाइट पेन। ये 5-6 गो होता तो बहुत है, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण याद रखना है जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर। स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर की बात करेंगे तो स्कैनर अभी जस्ट बताए कि हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो ये तो होगा नहीं। कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर। तो कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर की बात करेंगे तो प्रिंटर हमारा क्या है, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। माउस, प्रिंटर और मॉनिटर। तो माउस हमारा क्या है, माउस इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें भी एक इनपुट आ गया, तो ये भी पूरा का पूरा सब आउटपुट नहीं होगा। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये हमारा क्या हो जाएगा, सबका सब आउटपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि पृथ्वी का जो प्लायन वेग होता है, अर्थ की प्लायन वेग जो होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि यदि 1 सेकंड में किसी वस्तु को 11 किलोमीटर यदि फेंक दिया जाए तो वो क्या होगा, अंतरिक्ष से बाहर हो जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएगा और वो अंतरिक्ष में जाके क्या होगा, चक्कर लगाने लगेगा। ये हमारा पृथ्वी का होता है। लेकिन वो पृथ्वी पर से फेंक रहा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो ये जाएगा नहीं, वापस क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण इसे खींच लेगा और फिर पुनः ये क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा धरती पे। तो जब भी होना चाहिए तो ये प्लायन वेग कितना होना चाहिए, हमारा 11.2 से कम नहीं होना चाहिए, 11.2 या इससे अधिक होना चाहिए। यानी 1 सेकंड में यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर यदि फेंक दिया जाए ऊपर, तो वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएगा और अंतरिक्ष में जाकर चक्कर लगाने लगेगा। एक हो गया पृथ्वी। चंद्रमा का भी पूछता है, मून का, चंद्रमा का भी प्लायन वेग होता है, तो इसका जो प्लायन वेग होता है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो याद रखिएगा चंद्रमा का प्लायन वेग कितना, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, और अर्थ का कितना हो गया, अर्थ का जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो अब इसका आंसर सोचिए कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकता है तो फेंका जाए तो क्या होगा। तो वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी नहीं। चली जाने के लिए क्या शर्त है कि आप पृथ्वी पर से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकिए, वह वापस पृथ्वी पर आएगी बिल्कुल, क्योंकि 11.2 से 8 क्या है, कम है। वो पृथ्वी के चारों ओर कक्षा परिक्रमा करने लगेगी, वो तभी करेगी, वो कितना फेंकेंगे 11.2 से, वह फट जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो वापस पृथ्वी पे आ जाएगी, क्योंकि उसका 11.2 से कम है, 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो शायद ये समझ में आया होगा। चंद्रमा और पृथ्वी का एक जगह लिख लीजिएगा, चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो वो किया जाता है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। सौर ऊर्जा रहे या प्रकाश ऊर्जा रहे, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा किया जाता है, फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा किया जाता है। किस सेल के द्वारा, तो फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा किया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। सबसे पहले समझेंगे कि सदिश और अदिश होता क्या है। सदिश किसको बोलते हैं, तो वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, यानी वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा हो, उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कितना क्या हो जाएगा, तो जिसमें अंत में बेग लगा हो सबका सब सदिश राशियां होगा। ये ध्यान रखिएगा, जिसमें क्या लगा हो, बेग लगा हो। जैसे एक तो बेग खुद होगा, आवेग, संवेग, संवेग हो गया, आवेग, संवेग। उसके बाद और क्या याद रखना है, कोणीय वेग, ये वेग वाला बताए। इसके अलावा और क्या याद रखना है, तो बल, विस्थापन, उसके बाद क्या, त्वरण, त्वरण के बाद और क्या याद रखना है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोल रहे हैं हम, विद्युत आवेश नहीं बोल रहे हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये सब के सब सदिश राशि होता है। सदिश राशि में कौन कौन सा, तो बोलेंगे सर जिसमें बेग हमको दिख जाए, जैसे बेग हो गया, आवेग हो गया, संवेग हो गया, उसके बाद कोणीय बेग हो गया, उसके बाद फेमस और क्या है, बल है, त्वरण है, विस्थापन है। ये तो चर्चित है तीनों। और क्या याद रखना है, आपको पूछेगा ये सब चर्चित से हट के दे देगा आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे विद्युत आता है सोचता है विद्युत, विद्युत धारा तो हमारा क्या है, अदिश राशि, तो ये समझता है कि ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा नहीं। तो इस प्रकार देखेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से पूछे तो ये भी सदिश राशि। अदिश राशि किसको बोलते हैं, तो वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, उसमें क्या होता है, दिशा नहीं होता है। परिमाण तो होता है लेकिन उसमें दिशा का क्या होता है, अभाव होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे द्रव्यमान, जैसे आयतन, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, जैसे दाब, जैसे दूरी, जैसे चाल, और क्या, तो विद्युत आवेश,
विद्युत आवेश हम बोल रहे हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ने, जैसे ताप, जैसे समय, ये सब का सब क्या है, ये अदिश राशियां। तो देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। तो बल, वेग सदिश राशि हो गया, त्वरण सदिश राशि, दाब क्या हो जाएगा, अदिश राशि। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इतना भी सब एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, रिविजन करते रहिएगा तो कभी नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें फोटो सेल का किया जाता है। फोटो सेल का और नाम क्या है, फोटो सेल का और नाम है फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी इसको बोलते हैं। एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं करना है, सबका एक ही नाम है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटो वोल्टेइक भी बोलते हैं, फोटो वोल्टेइक सेल भी इसे बोलते हैं। तो ये फोटो सेल हो गया, या फोटो इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं, या फोटो वोल्टेइक सेल बोलते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी एक नाम दिखे तो इसका आंसर टिक कर देना है, क्योंकि सबका एक ही नाम है, सबका मीनिंग एक ही होता है। तो शायद इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बोला जा रहा है 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना किलो ओम है, और यदि एक प्रतिरोध का मान इतना किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। सबसे पहले बड़ी बात है कि ये प्रतिरोध को जोड़ा गया है किसमें, तो समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में हम लोग जानते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट होता है क्या होता है, 1/RP, पी का मतलब पैरेलल, यानी रेजिस्टेंस पैरेलल में, पैरेलल का हिंदी होता है समानांतर। तो 1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 1/R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/R2। तो आपको क्या दिया गया है, प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध दिया गया, यानी RP जो है वो दिया गया कितना, 1.403। तो ये आप रख लीजिएगा, RP की जगह कितना रख लीजिए, 1.403, और R1 दिया है यानी एक प्रतिरोध दिया है, तो एक को यहाँ रख लीजिएगा 2, और इधर R2 निकाल लीजिएगा, आराम से वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो लिखेंगे 1.1/1.403 बराबर 1/2 प्लस 1/R2। शायद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो इसका आंसर आएगा आप टिक कर लेंगे। चलिए इसमें समझाते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए दिए कि हम लोगों बार बार अभी पिछला सेट में या उसके पहले सेट में भी देखे कि बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या किस क्रम में जोड़ें तो बल्ब ज़्यादा लाइट करेगा। इसी से समझते हैं, इसी से सारा चीज़ है। मान लेते हैं हम 2 प्रतिरोध लेते हैं, एक R1 का वैल्यू लेते हैं 2, और R2 का वैल्यू लेते हैं 4। R2 का वैल्यू कितना लेते हैं, 4। तो देखते हैं कि तो बल्ब जो बल्ब किस में ज़्यादा रोशनी देगा, तो बोलेंगे सर जिस वायर से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास होगा। कहेंगे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास होने का मतलब क्या बोल रहे हैं सर, तो बोलेंगे जिस वायर से प्रतिरोध क्या हो, कम हो। जिस वायर में, जिस चालक में प्रतिरोध कम होगा, इसका वैल्यू जितना कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना ही जब ज़्यादा होगा तो बल्ब जलेगा बढ़िया से, यानी उसको कैपेसिटी पावर ज़्यादा मिलेगा। बोलेंगे जी बिल्कुल मिलेगा। वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, बोलेंगे जी। और जिस बल्ब से हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, जिस वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे कम इलेक्ट्रॉन पास होगा, तो उसे पावर कम मिलेगा। तो देखते हैं R1 का वैल्यू क्या लिए, 2, R2 का वैल्यू क्या लिए, 4। इसको हम जोड़ते हैं सीरीज में जोड़ेंगे तो R1 प्लस क्या होगा, R2 यानी 2 + 4 कितना, 6 ओम। इसमें R का मान कितना आया, 6। इसको यदि पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1/RP बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे 4, तो ये 1, 2 दूना 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 2 होगा, ये 1, ये हमारा 3/4। तो इसको भी उलट देंगे तो RP बराबर कितना आ जाएगा, ये भी उलट जाएगा, 4/3। देखिए इसमें रेजिस्टेंस कितना आया, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.33 के आसपास आएगा। अब देखिए सीरीज में जब हम ये रेजिस्टेंस देखें तो 6 ओम आया, कितना 6। अब जबकि पैरेलल में कितना, 4। बताइए अब जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें जाहिर सी बात है कि बल्ब कम रोशनी करेगा, क्योंकि P बराबर होता ही है V²/R। भी यहाँ वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है। अब बताइए ये पावर हो गया क्षमता, तो जिसमें R का वैल्यू, जहाँ जितना ही R का वैल्यू कम होगा उतना ही V का मान ज़्यादा होगा। बोलेंगे जी बिल्कुल। तो R का भले आप वोल्ट दे रहे हैं 440, बोलेंगे रोशनी करेगा, रेजिस्टेंस दिक्कत करेगा तो रोशनी कम करेगा। तो ये आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस देखिए पैरेलल में आपका कितना है, 1.3 है। तो जिसको वैल्यू 1.3 है तो P का वैल्यू ज़्यादा आएगा, और आप R का वैल्यू 6 रखिएगा तो जाहिर सी बात है ओवरऑल वैल्यू घट जाएगा, P का वैल्यू घट जाएगा। यही वजह है कि किसी भी बल्ब को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, ताकि उसको क्या हो, पावर ज़्यादा मिले, रोशनी ज़्यादा करे। तो आज के बाद जब भी एग्जाम में आए कि 4 बल्ब है, 5 बल्ब है, उसको किस में जोड़ें ताकि वो ज़्यादा लाइट दे, तो बोलेंगे कि उसको किस में जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि वो समानांतर क्रम में उसका क्या होता है, R का मान कम होता है, जबकि सीरीज में उसका R का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पैरेलल में कम होता है। श्रेणी में ज़्यादा होता है, पैरेलल में कम। तो जिसमें ज़्यादा होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कम रोशनी करेगा, जिसमें कम होगा वो ज़्यादा करेगा। तो ये बता दिए आपको रेजिस्टेंस से संबंधित, और ये आपका एक एग्जाम्पल से संबंधित। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल, तो इसको आप शायद आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है, यानी कि किस निम्नलिखित में जो चारों ऑप्शन दिया गया है किससे रासायनिक प्रदूषण ज़्यादा होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो कोयले का जलाना, खाना बनाने वाली गैस का जलना, रूम स्प्रे, मच्छर मारने वाला लच्छे का जलना। तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा हानिकारक होता तो इसको रूम में जला के हम लोग सो नहीं पाते। रूम स्प्रे की बात है, इसे यदि हम लोग मारते, यदि ये भी ज़्यादा हानिकारक होता और इसे नुकसानदेह ज़्यादा होता तो ये स्प्रे का अलाउ नहीं करती कंपनियाँ या हमारी सरकार। खाना बनाने वाली गैस की बात करेंगे जो एलपीजी करते हैं, तो ये तो प्रदूषण मुक्त है, तभी तो बोला जा रहा है हर एक घर में एलपीजी की व्यवस्था होनी चाहिए। कोयला का जलना, देख रहे होंगे कोयला जब जलता है तो एक बड़ी मात्रा में क्या होता है, इससे धुआं निकलता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, एक जहरीला होता है, सबका सब ये क्या है, रासायनिक पदार्थ ही है। तो इस प्रकार जो इसका आंसर होगा हमारा कोयले का जलना, कोयले के जलना हमारा क्या हो जाएगा, कोयले के जलना हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है। फिर वही बात आ गया, जब कोई भूमि ज़्यादा बंजर हो जाती है या उसकी उपजाऊ क्षमता घट जाती है तो देखे होंगे गांव घर में ढैंचा वगैरह का क्या किया जाता है, बीचा छींट दिया जाता है, ढैंचा लग जाता है, जन्म जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उससे फिर हमारा क्या होता है, खेत उपजाऊ हो जाता है। तो इस प्रकार कौन कौन सा है, ढैंचा है, सनई, सनई के बाद और क्या, मूंग, बोलता है मूंग लगा दीजिए, उड़द, ये सब क्या होता है, तो ये सब क्या करता है, खेत को उपजाऊ बना देता है। उसके बाद लोबिया, लोबिया, लोबिया के बाद जंगली नील, एक याद रखिएगा। तो इतना सारा याद रखना है आपको, इतना सारा लिख लीजिएगा। हरी खाद के रूप में किसका किसका उपयोग किया जाता है, तो ढैंचा हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, ढैंचा, उड़द, मूंग हो गया, सनई हो गया, उसके बाद आपका लोबिया हो गया और नील हो गया। कौन सा नील, तो जंगली नील हो गया। तो 4-5 को याद रखिएगा। तो इसका हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा हो जाएगा, सनई, उसके बाद ढैंचा, ढैंचा के बाद उड़द, उड़द के बाद मूंग, मूंग के बाद एक और आता है ग्वार, ग्वार के बाद लोबिया, लोबिया के बाद हमारा जंगली नील। इस प्रकार हरी खाद का एग्जाम्पल रखिएगा, इससे बाहर एग्जाम्पल पूछेगा नहीं आपसे। तो ये हरी खाद का एग्जाम्पल हो गया। चना मत मारिएगा कि चना और मटर मत मार दीजिएगा कि उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है तो अधिक फसल उपजाऊ होगा। जी बिल्कुल नहीं, ये हरी खाद का एग्जाम्पल हमारा 5 से 7 को जो बताया है वही इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा, तो परमाणु का जो केंद्र होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। हिंदी में उसे नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में उसे नाभिक बोलते हैं। और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। किसका, तो परमाणु के केंद्र को। तो परमाणु का केंद्र कौन कहलाएगा, नाभिक कहलाएगा, या उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। तो बोला जाता है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, 2 पार्टिकल होता है। एक तो होता है हमारा प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, एक होता है न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। किसमें, तो न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में हमारा कौन कौन सा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है हमारा, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियस कहलाता है। यानी परमाणु का केंद्र कौन कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, नाभिक कहलाता है। इस नाभिक में कौन कौन होता है, तो इस नाभिक में हमारा जो होता है वो कौन कौन सा 2 पार्टिकल, एक प्रोटॉन होता है, एक हमारा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है। अब बताइए ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो ओवरऑल जो हमारा हुआ क्या हुआ, पॉजिटिव ही ना हुआ। तो बोलेंगे नाभिक या न्यूक्लियस क्या है, हमारा धनावेशित है। क्या है, धनावेशित है, पॉजिटिव होता है। और जब न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियन होता है, एक और क्या होता है, न्यूक्लियन होता है। न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं जब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तो हम उसको न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियस में हमारा या नाभिक में प्रोटॉन ही न्यूट्रॉन होता है, इसलिए न्यूक्लियन भी उसे बोला जाता है। केंद्र का नाम क्या है, परमाणु के केंद्र या केंद्र का नाम न्यूक्लियस या नाभिक है, और उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने के कारण उसे न्यूक्लियन भी बोलते हैं। एग्जाम में देगा न्यूक्लियन में कौन कौन आते हैं, तो बोलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस धनावेशित होता है या ऋणावेशित, बोले धनावेशित। क्यों, तो बोलेंगे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है, जिसकी वजह से प्लस और जीरो क्या होगा, ओवरऑल प्लस ही होगा ना, जोड़ेंगे तो इस प्रकार हमारा न्यूक्लियस धनावेशित होगा। अब बोलेंगे सर यहाँ प्रोटॉन भी है तो इसका आंसर क्यों नहीं, तो एक्चुअली क्या है हमारा एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। केंद्र का धनावेशित हिस्सा, एक्चुअली केंद्र का ये एक पार्ट भी प्रोटॉन है, लेकिन ओवरऑल न्यूक्लियस का ही ये पार्ट है। जब जहाँ पे पिताजी ही रहे तो वहाँ पे बेटा का क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा दायरा कम हो जाता है। वही वजह है कि ये न्यूक्लियस का ही प्रोटॉन पार्ट है, जिसके वजह से आंसर जो इसका लिया जाता है वो न्यूक्लियस लिया जाता है। यदि न्यूक्लियस नहीं होता तो प्रोटॉन हमारा आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। शायद आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। और यदि बात करेंगे तो परमाणु विद्युतीय दृष्टिकोण से उदासीन होता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ओवरऑल ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, प्लस माइनस करके जीरो। इसलिए विद्युतीय दृष्टिकोण से हमारा क्या होता है, परमाणु हमारा जो होता है विद्युतीय दृष्टिकोण से क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु उदासीन हो जाता है। और परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। उसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण से न्यूक्लियन बोलते हैं। और हमारा प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। इसका जो आंसर होगा वो न्यूक्लियस होगा, या हिंदी में से नाभिक बोलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य के एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य प्रत्येक दिन कितना पेशाब करता है या कितना पेशाब उत्पन्न होता है, जिसको पेशाब को मूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्र भी बोलते हैं। ये 1.5 लीटर होता है। चलिए पेशाब से संबंधित बात करेंगे। तो ये बात है कि ये मूत्र बनता कहाँ है, तो बोलेंगे मूत्र जो बनता है हमारा वो बनता है ब्रिक पिरामिड में। किसमें बनता है? ब्रिक पिरामिड। ब्रिक यानी किडनी, जिसको गुर्दा भी बोलते हैं, गुर्दे के पिरामिड में बनता है। किसमें बनता है? पिरामिड में। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है कि हमारा मूत्र या पेशाब जो बनता है शरीर में कहाँ बनता है, तो किडनी या हिंदी में ब्रिक या गुर्दे के पिरामिड में बनता है। पहला ये कहाँ बनता है? प्रत्येक दिन कितना बनता है? तो 1 से 1.5 लीटर हमारा पेशाब बनता है। बात करेंगे इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो पीएच वैल्यू 6 होता है। तो जब पीएच वैल्यू 6 होगा तो बोलेंगे अच्छा, जब पीएच वैल्यू 6 होता है तो पीएच स्केल पे क्या होता है, ये 0 होता है। इधर हमारा क्या होता है? +14 तक होता है। इधर हमारा क्या होता है? +6 तक। इधर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, सॉरी बीच में यहाँ 7 होगा, इधर 1 से स्टार्ट होगा। तो ये 7 से कम क्या है? 7 से कम ही ना 6। तो इधर क्या होता है? एसिडिक नेचर, इधर क्या होता है? बेसिक नेचर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बोलेंगे पीएच वैल्यू जब 6 है, इसका पीएच वैल्यू 6 है तो क्या होगा? थोड़ा अम्लीय होता है। तो पेशाब या मूत्र हमारा क्या होता है? थोड़ा अम्लीय होता है। प्रत्येक दिन कितना उत्पादन होता है? 1.5 लीटर। और कहाँ कौन उत्पादित करता है? तो इसे बोलेंगे किडनी द्वारा उत्पादित किया जाता है। और स्पेशल रूप से पूछे तो किडनी के पिरामिड से उत्पादन होता है। यदि बात करेंगे कि ये मूत्र जो होता है सर, जब हम लोग पेशाब करते हैं तो देखे होंगे कि जब हम लोग पेशाब करते हैं तो क्या होता है? थोड़ा पीला पीला जैसा हम लोग को दिखता है। तो बोलेंगे जी बिल्कुल। तो पीला होने का क्या कारण है? तो बोलेंगे उसमें जो वर्णक पाया जाता है, जो रंग पाया जाता है, वो यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण हमारा मूत्र क्या होता है? पीला रंग होता है। तो ये सीखे, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। और पेशाब जब हम लोग करते हैं तो वो पानी ही एक तरह से। तो पानी के अलावा उसमें और बहुत सारी चीज़, खनिज, बहुत सारी चीज़ जो पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे यूरिया पाया जाता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है, कुछ और अवशेषिक पदार्थ, कुछ और जो है अवशेष पाया जाता है उसमें। और जो उसमें से जो पानी की तरह होता है, उसमें पानी कितना होता है ये बात करेंगे तो वाटर जो होता है वो लगभग 91 से 96% होता है। यानी यूँ कहें रेंज में पूछेगा ये, या तो 95% के आसपास देता है कि हमारा क्या होता है कि पेशाब में जो पानी की मात्रा होता है 91 से 96% के तक होता है ये रेंज में, या 95% होता है। यदि बात करेंगे कि 91 से 95 है तो बाकी बात कौन है सर, तो बोलेंगे यूरिया है। यूरिया क्या होता है? यूरिया जो होता है वो लगभग 2.6%, यानी इसको बोले 3% के आसपास होता है। तो आपका लगभग 98-97% हो जाता है। इसके अलावा क्रिएटिनिन पाया जाता है। ये भी एग्जाम में आया है कि पेशाब में क्रिएटिनिन के पेशाब में क्या पाया जाता है, तो यूरिया, क्रिएटिनिन पाया जाता है, पानी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ यूरिक अम्ल भी पाया जाता है इसमें, यूरिक अम्ल। तो पेशाब में पाए जाने वाला क्या क्या हो गया? पेशाब में पाए जाने वाला वाटर, उसके बाद कौन सा? यूरिया, यूरिया के बाद कौन सा? यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल के साथ साथ क्या? क्रिएटिनिन। ये सब पेशाब में क्या होता है? पाया जाता है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। तो पेशाब से संबंधित इतनी सारी बातें बता दी आप लोगों को। और यूरोक्रोम का एक और नाम याद रखिएगा, यूरोक्रोम को हम लोग यूरोबिलिन भी बोलते हैं। यूरोबिलिन, यूरोबिलिन भी बोलते हैं। एग्जाम में आ जाए कि पेशाब के पीला रंग का कारण क्या है, यूरोबिलिन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं करना, यूरोक्रोम का ही दूसरा नाम है यूरोबिलिन। तो पेशाब से संबंधित सारे बात बता दी आपको कि ये बनता कहाँ है, तो किडनी के पिरामिड में बनता है। प्रत्येक दिन कितना बनता है, तो 1.5 लीटर बनता है। और उस पेशाब का रंग का जो पेशाब का जो पीला रंग होने का कारण क्या है, यूरोक्रोम या यूरोबिलिन के कारण। उसके बाद और क्या है, इसमें पानी की मात्रा कितनी होती है, तो 95% के आसपास होती है रेंज में, 91 से 96%। और बोलेंगे इसमें यूरिया कितना होता है, तो 2.6% के आसपास होता है। यूरिया के अलावा क्रिएटिनिन एवं यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। तो इस प्रकार पेशाब से संबंधित सारी चीजें समाप्त हुई। तो इसका आंसर होगा 1.5 लीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की और जितनी सारी बातें बता रहे हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा है, इसको एक जगह आप लिख लीजिएगा। पेशाब से संबंधित इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की और क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में किन किन का उपयोग जैव उर्वरता, देखिए फिर आ गया, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को बताए थे एजोला, नीलहरी शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। उसके बाद 7 को आप लोगों को बताए थे, ये दोनों मिला के 7 एजोला, ए से ही 4 गो नाम है, एजोला, एजेटोबैक्टर, एसेटोबैक्टर और एस्पिरिलीम। एस्पिरिलीम, एजोला हो गया, एजेटोबैक्टर हो गया, एसेटोबैक्टर और नीलहरी शैवाल एक नॉस्टॉक बताए थे। तो ये सब जैव उर्वरक हो गया। तो अल्फाल्फा हमारा जैव उर्वरक नहीं है। अल्फाल्फा क्या है, जैव उर्वरक नहीं है। एक प्रकार का अल्फाल्फा शायद फलियां में आती है, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं पता है, लेकिन शायद ये फलियां में ही आती है। तो इसका जो आंसर होगा, जहाँ पे 1 और 2 होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो निम्नलिखित में जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो 1 और 2 एजोला और नीलहरी शैवाल में। एजोला में जो जीवाणु पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए, वो एजोला एनाबिना पाया जाता है, जो नीलहरी शैवाल को क्या करता है, मदद करता है। एजोला एनाबिना की मदद से ही नीलहरी शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाता है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हुआ आपका क्वेश्चन, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2। शायद इसके बारे में पहले भी बताएं, एक जगह लिख लीजिएगा इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रक्त में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। सबसे बड़ी बात है, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है, बोलेंगे ये शिशु या बच्चे से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिशु या बच्चे से संबंधित है। क्या होता है बच्चे में, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और क्या होता है, उसका ओठ पीला पड़ जाता है। क्या होता है, ओठ पीला पड़ जाता है। नवजात शिशु में क्या होता है, होठ और शरीर का रंग जो है थोड़ा पीला नहीं, सॉरी नीला हो जाता है। नवजात शिशु जो बच्चे होते हैं या नवजात शिशु होते हैं, उसका होठ क्या होता है, होठ एवं शरीर का रंग थोड़ा नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ब्लू का यहाँ मतलब ही होता है, ब्लू का मतलब नीला होता है, सॉरी सही।
पीला बोल रहे थे हम। तो ये क्या होता है, बच्चे का जो होता है होठ और शरीर क्या होता है, नीला पड़ जाता है। और ये बेबी का मतलब समझ ही रहे हैं, बच्चे हैं तो ये बच्चे से संबंधित है। बात ये होता किसके कारण होता है, तो जल में क्या होता है, नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा घुले होने के कारण। जल में हम लोगों को पता है बहुत सारे जल में आर्सेनिक भी घुला होता है, फ्लोराइड भी होता है, ये सब घुले होने के कारण बीमारियाँ होती है। तो जल में नाइट्रेट घुले होने के कारण जब इसे बच्चे पीते हैं या बच्चे को दिया जाता है तो क्या करता है, वो नाइट्रेट क्या करता है, हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ रिएक्शन करके एक क्या करता है, कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है मीथेमोग्लोबिन। क्या नाम है, मीथेमोग्लोबिन। और ये मीथेमोग्लोबिन रक्त में एक यौगिक बन जाता है। तो जब रक्त में एक यौगिक बन जाएगा, हीमोग्लोबिन का जगह लेगा, तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरे जगह शरीर में पहुंचाते रहना। तो ये क्या करेगा, अब ये ऑक्सीजन का जगह छेंक लेगा, और ऑक्सीजन का जगह छेकेगा तो बच्चों में ऑक्सीजन की कमी होगी और उसे एक बीमारी होगा जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं मीथेम ओग्लोबिनेमिया। लिख लीजिएगा, ये तो एग्जाम में नहीं आया लेकिन कभी पूछ दे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम को और क्या बोलते हैं, तो मीथेम ओग्लोबिनेमिया बोलते हैं। और ये किसके कारण होता है, तो जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक घुले होने के कारण होता है। लेकिन यहाँ तो जल दिया नहीं है, रक्त दिया है, और जबकि ऑप्शन में नाइट्रेट भी है तो फटाक से हम लोग नाइट्रेट मार देते। ध्यान देना है, यदि यहाँ पूछता पानी में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो नाइट्रेट। लेकिन रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो मीथेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, मीथेमोग्लोबिन के कारण ऐसी होती है। क्यों, क्योंकि जल में घुले नाइट्रेट हमारा क्या करता है, हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके एक यौगिक बनाता है जिसका नाम है मीथेमोग्लोबिन। और ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन जितने बच्चों को चाहिए वो नहीं मिल पाता है, यानी ऑक्सीजन की डिमांड को ये घटा देता है। तो ये लिख लीजिएगा एक जगह कि जल में नाइट्रेट घुले होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जबकि रक्त में हमारा मीथेमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम है। मीथेमोग्लोबिन जल में नाइट्रेट घुले होने के कारण ये नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके एक यौगिक बनाता है मीथेमोग्लोबिन। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बच्चों को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और रक्त में जो यौगिक बनता है वो मीथेमोग्लोबिन बनता है। और क्या होता है बच्चों में, तो होठ एवं शरीर नीला पड़ जाता है, इसीलिए ब्लू का नाम ही नीला। इस प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ। चलिए इससे और रिलेटेड कुछ और बातें बता देते हैं। फ्लोराइड के कारण और कौन सी बीमारी होती है, तो फ्लोराइड, जब जल में फ्लोराइड घुले होने से कौन सी बीमारी होती है, तो फ्लोरोसिस होती है। फ्लोरोसिस, कौन सी बीमारी, फ्लोरोसिस होती है। फ्लोरोसिस करने का मतलब बोलेंगे सर इससे क्या हमारे शरीर को नुकसान होगा, जी नुकसान होता है, दांत का पीला पड़ जाता है, इनामेल कमजोर हो जाता है। जब इनामेल कमजोर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है दांत हमारा क्या होगा, बहुत कमजोर हो जाएगा, अच्छे चमकेंगे नहीं, दिखेंगे अच्छे, लगेंगे नहीं, दिखेंगे बढ़िया नहीं। उसके बाद इससे क्या होता है, फ्लोरोसिस से हड्डी भी क्या होता है, थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और जल में यदि पारा घुले हो, यदि मरकरी जल में घुले हो तो इससे कौन सी बीमारी, मिनी माता की बीमारी। कौन सी बीमारी, मिनी माता, किसके कारण, मरकरी के कारण। उसके बाद इटाई भी रोग होता है, कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है, इटाई। तो मरकरी के कारण जो रोग होता है मिनी माता, कैडमियम के कारण इटाई, फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस होता है, नाइट्रेट के कारण कौन सा, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। लेकिन रक्त में क्या घोला होता है, तो मीथेमोग्लोबिन घोला होता है, मीथेमोग्लोबिन के कारण। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, सारे के सारे ऑप्शन लगेंगे, नाइट्रेट मार के आएंगे, बोलेंगे अरे सही तो वही है ब्लू बेबी सिंड्रोम, लेकिन नहीं, मीथेमोग्लोबिन है। धीरे धीरे एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है तो क्वेश्चन का लेवल भी बदलता है। तो एक जगह लिख लीजिएगा रक्त और पानी के साथ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो क्लोरेला बदलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरेला क्या है, एक नीलहरी शैवाल का ही क्या है, एक प्रजाति है। नीलहरी शैवाल का ही क्या है, प्रजाति है क्लोरेला। नीलहरी शैवाल क्या करता है, तो वही काम करता है कि सौर ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तभी तो ऑक्सीजन मिलता है अन्य जीवों के लिए, जो क्या होता है, सहायक होता है जीने के लिए। तो एक प्रकार का क्लोरेला क्या है, नीलहरी शैवाल की उपजाति है। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा क्लोरेला हो जाएगा। ये लगभग 8% के आसपास क्या करता है, ये भी ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है। तो अंगोरा ऊन जो निकाला जाता है ये खरगोश से निकाला जाता है। याद रखिएगा, किससे, खरगोश से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, तो ये खरगोश से निकाला जाता है। और एग्जाम में पूछा है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, खरगोश नहीं देके सशक देता है, सशक। तो सशक क्या है, खरगोश की सशक, खरगोश जो है सशक की क्या होती है, प्रजाति होती है। या तो एग्जाम में आपको सशक मिलेगा या तो खरगोश मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई आंसर दिखे टिक कर देना है। तो अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, सशक से। हम लोग कंफ्यूज यहाँ कर रहे होंगे तो भेड़ क्यों नहीं हो रहा है, बकरी क्यों नहीं हो रहा है, तो याद रखिएगा एक होता है अंगोरा बकरे। अंगोरा बकरे से जो ऊन प्राप्त किया जाता है उसे मोहेयर बोलते हैं, मोहेयर बोलते हैं। लिख लीजिएगा एक जगह, अंगोरा खरगोश से, ये अंगोरा ऊन जो निकाला जाता है, अंगोरा ऊन, तो एक तो खरगोश से निकाला जाता है, एक मोहेयर जो निकाला जाता है वो आपका अंगोरा बकरे से निकाला जाता है। किससे, एक अंगोरा बकरे से जो निकलता है वो किससे निकलता है, मोहेयर से निकलता है, मोहेयर। तो पूछेगा मोहेयर जो है ये किससे निकलता है, तो अंगोरा बकरे से निकलता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको।
तो बता दिए अंगोरा, अंगोरा ऊँट किससे निकलता है? तो अंगोरा खरगोश से। जबकि मोहेयर, मोहेयर किससे निकलता है? तो अंगोरा बकरे से। अंगोरा बकरे से क्या निकलता है? मोहेयर। अंगोरा, जबकि अंगोरा खरगोश से क्या निकलता है? अंगोरा ऊन। या तो खरगोश रहेगा या क्या रहेगा आपका? खरगोश रहेगा, या तो एक और इसका नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग सशक प्रजाति। सशक रहेगा या खरगोश रहेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अल्कोहल के निरावीशन के निम्नलिखित मानों में कौन सा उत्तरदायी होता है? चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। सबसे पहले समझते हैं कि निरावीशन होता क्या है। तो निरावीशन को इंग्लिश में बोलते हैं डिटॉक्सिकेशन। इंग्लिश इसलिए लिखे ताकि इंग्लिश क्या होता है, शायद इंग्लिश से समझ पाएंगे। टॉक्सिक का मतलब तो सब समझते हैं। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहरीला पदार्थ। और डी लग गया तो समझिए कि क्या करेगा, जहरीले पदार्थ को निष्क्रिय कर देगा। तो ठीक समझे कि निरावीशन का वही अर्थ। 20 का मतलब यहाँ समझ ही रहे हैं कि अल्कोहल के निरावीशन यानी अल्कोहल का जो जहर का रूप है वो क्या करेगा, वो मानव का कौन सा अंग से क्या करता है, निष्क्रिय करने का कार्य करता है। यानी अल्कोहल जो हम लोग पीते हैं अंदर, जब पेट के अंदर जाता है या हम लोग इनहेल करते हैं उसको, लेते हैं जब, तो क्या होता है, उसके निरावीशन का कार्य कौन करता है? तो यकृत करता है। यकृत को बोला जाता है कि यदि कोई जहरीले सांप का जहर डायरेक्ट यदि यकृत में डाल दिया जाए, उसके स्टोमक में यकृत में यदि डाल दिया जाए लीवर में, तो लीवर क्या करेगा, उसे पचा जाएगा। यानी किसी तरह का कुछ नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि लीवर क्या करता है, निरावीशन का कार्य करता है। जो जहरीले पदार्थ होते हैं उसे निष्क्रिय करने का कार्य करता है। और यकृत ही एक ऐसा शरीर का अंग होता है जो कि सबसे अधिक क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। बहुत तेजी से इसमें कोशिका विभाजन होता है। तो जहरीले पदार्थ को निष्क्रिय करने का कार्य कौन करता है? यकृत करता है। क्यों? क्योंकि यकृत, आप लोगों को हम बताए थे कि यकृत क्या होता है, हमारे छोटी आंत के ड्यूडेनम से जुड़े होते हैं। और इससे जो हमारा निकलता है, यकृत से एक पीतरस निकलता है, पीतरस निकलता है। और ये क्या करता है, भोजन को पचाने का भी कार्य करता है। यदि बात करेंगे फुफ्फुस की, यदि बात करेंगे जिसे हम लोग फेफड़ा बोलते हैं, फुफ्फुस को फेफड़ा इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। ये क्या करता है, फुफ्फुस, ये हमारे फुफ्फुस और किडनी, ये दोनों क्या करते हैं, ये खून को साफ करने का काम करते हैं, प्यूरिफाई करने का कार्य करते हैं। कौन? फुफ्फुस और हमारा वृक्क कार्य करते हैं। यदि हृदय की बात करेंगे तो ब्लड को पंपिंग करने का ये कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थ को घोल सकता है। जी बिल्कुल घोल सकता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसका द्विध्रुवीय जो कैपेसिटी होता है, द्विध्रुवीय आघूर्ण जो होता है, इसका काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है अन्य की तुलना में। मान लीजिए जल में ये जो विलयन हमारा बनता है, विलयन में दो पार्ट होता है, याद रखिएगा। एक होता है विलायक, एक क्या होता है, विलायक होता है। एक जो होता है विलेय होता है। अब विलायक किसे बोलेंगे और विलेय किसे बोलेंगे? तो विलायक बोलेंगे इस विलयन में, इस घोल में जिसकी मात्रा अधिक होगा उसे विलायक बोलेंगे, और जिसकी मात्रा कम होगा उसे विलेय बोलेंगे। यानी साधारण सी बात समझिए कि जिसको जो घुला ले अपने अंदर, तो जिसको जो घुला लेगा, समा लेगा, तो जगह उससे कहीं ज़्यादा रहेगा तब तो समा लेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। यानी विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा विलायक, और जो उसमें समा जाए, जो घुल जाए, उसे विलय। जैसे चीनी को पानी में घुलते हैं तो बोलेंगे कि विलयन बन गया सर, शरबत बन गया। शरबत क्या विलयन है? बोलेंगे जी बन गया, तो बोलेंगे उसमें विलायक। और विलयन कौन? तो बोलेंगे अच्छा सर, जिसको घुला दिया, जो घुल गया उसमें, वो विलय छोटा। ऐसे भी विलय क्या है, छोटा शब्द, विलायक बड़ा है, तो विलयन में बड़ा कौन? विलायक, क्योंकि बड़ा शब्द है। और विलायक क्या हो जाएगा, शरबत में पानी, विलय क्या हो जाएगा, चीनी। बोलेंगे जी बिल्कुल समझे। तो अब ये बताइए कि बोला है जल किसी द्रव की अपेक्षा अधिक, यानी द्रव तो बहुत सारा है, तो और दूसरे में क्यों नहीं घोला जाता है किसी और को? तो जल में ही क्यों? तो इसलिए क्योंकि अब ये बताइए कि ये इसकी कैपेसिटी जितना अधिक होगा घुलाने का, वही ना किसी को दूसरे को घुला सकता है। जब इसका कैपेसिटी ही नहीं होगा ज़्यादा घुलाने का, तो कोई पदार्थ उसमें डालेंगे, नमक को डालेंगे तो नहीं घुलेगा। इसका मतलब यदि किसी पदार्थ को अपने अंदर वो घुला पा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो वही जो जल की कैपेसिटी होता है, द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है। द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होता है, जल का बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण आयनिक लवण हो या किसी अन्य कोई पदार्थ हो जो घुलने लायक हो, वो क्या होता है, द्रव में घुल जाता है। यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कोई आयनिक लवण या जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को अपने अंदर घोलता है। उसका एकमात्र रीजन है कि इसकी जो प्रकृति होती है द्विध्रुवीय होती है। क्या होता है, द्विध्रुवीय होती है। तो शायद इसका आप लोगों को शायद इसका आंसर समझ में आया होगा। इसका आंसर हो जाएगा द्विध्रुवीय। तो एक हो गया पानी आयनिक लवण को सुविलायक पूछा जाता है, और एक एग्जाम में कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, यानी एक अच्छा विलायक है। तो क्यों है? तो बोलेंगे द्विध्रुवीय प्रकृति के कारण। तो शायद ये चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बढ़िया क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया निम्नलिखित किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ये जानेंगे आवश्यक है पहले कौन कौन। तो हम लोगों को पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया होती है, पौधे के क्या होता है, पत्ते में होता है। और पत्ते में क्या होता है, एक लवक पाया जाता है जिसको हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं, जिसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। और क्या होता है, इसी हरित लवक में एक हमारा वर्णक पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं या पर्णहरित बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं।
तो क्या होता है, ये हमारा पत्ता वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ये पेड़ क्या करता है, हमारा मिट्टी से जल ग्रहण करता है और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और किसके, तो पर्णहरित, ये हरित लवक की उपस्थिति में क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, जल और किसका निर्माण करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हमारा आवश्यक क्या क्या हो गया, बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद H2O जल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, उसके बाद हमारा क्या हो गया, प्लास्टिक नहीं, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, हरित लवक हो गया। इसमें देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो बोलेंगे सूर्य का प्रकाश तो अति आवश्यक है भाई। यह तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारा दिन और रात में भी होता है, तो रात में चंद्रमा की प्रकाश और कृत्रिम प्रकाश भी, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह रात में चल रहा है, उससे भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो सूर्य का प्रकाश तो अति आवश्यक है, ऑक्सीजन, ये जल की तो अति आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब अति आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन अति आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये सब के रिएक्शन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, इसलिए ऑक्सीजन हमारा इसका आंसर नहीं होगा। कौन कौन होगा, सूर्य का प्रकाश, जल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हरित लवक होगा, ये सब हमारा आंसर होगा। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल रिएक्शन करता है तो बनता है हमारा ग्लूकोज और वाटर, और क्या बनता है C6H12O6, और एक क्या बनता है, वाटर बनता है, और ये ऑक्सीजन निकलता है। ये आवश्यक हमारा कौन कौन, सूर्य का प्रकाश, जल, और ये सब उपस्थित, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कारण ये दोनों रिएक्शन करके इतने सारे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 भी समाप्त हुआ और सेट नंबर 13 भी समाप्त हुआ। शायद आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोग या तो सेट पे ही लिखा कीजिए और या तो एक कॉपी में लिख लिया कीजिए। हम वही बता रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और बार बार इसे रिवीजन करेंगे, कभी आप लोग भी नहीं भूलेंगे। तो फिर मिलते हैं सेट नंबर